थे आपका। तो जो भी इसमें हो रहा था वो चीज मैंने आपको समझा दी थी। यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको 2-3 इसमें इमेजेस और भी डाली हैं लोड एक्सटेंशन कर्व की। तो वो बात मैंने ये आपको कल बताई भी थी कि आपके जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उन डिफरेंट मटेरियल्स के साथ आपका थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 या 4 मैंने इसके डायग्राम रखे हैं, उसमें आप देखोगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस है। आपका नॉर्मली क्या होता है, ये जो ए हमने प्रोपोर्शनल लिमिट कही है और बी इलास्टिक लिमिट कही है, जब आप नॉर्मल डायग्राम बनाते हो ना तो इन दोनों को एक ही बना देते हैं, क्योंकि बी हमारी इलास्टिक लिमिट है और विद इन इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ फॉलो करता है। तो वो हुक्स लॉ फॉलो होता है आपका ए तक तो बिल्कुल डायरेक्टली फॉलो होता है, लेकिन इस बी पॉइंट तक भी जो कि हमारी इलास्टिक लिमिट है या फिर इलास्टिक स्ट्रेंथ हम इसको बोलते हैं, तो वहां तक भी आपका हुक्स लॉ फॉलो होता है। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को आपका एक जगह मर्ज करके भी दिखा सकते हैं, ए की बजाय आप सीधे यहाँ पे ए दिखा दो। उसके बाद में सी जो आपका पॉइंट था कि इलास्टिक लिमिट के बाद इस सी पॉइंट पे आपकी जो भी स्ट्रेस है उस स्ट्रेस के विद रिस्पेक्ट टू जब हम स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो वो ओ पर ओरिजिनल कंडीशन में रिटर्न करने की बजाय कहाँ पे रिटर्न करता है, पी पे रिटर्न करता है हमारा जो भी वायर है वो। और ये जो ओपी अमाउंट में स्ट्रेन है ये उसके अंदर रह जाती है, जिसको हम परमानेंट सेट या परमानेंट सेट बोलते हैं, रेजिडुअल स्ट्रेन जो कि रिमेनिंग रह गई आपकी इस पर्टिकुलर स्ट्रेस की वैल्यू के विद रिस्पेक्ट टू। उसके बाद में डी को हम यील्ड पॉइंट बोलते हैं। तो बुक में इसको आपका ए बी सी डी आप नोटेशन कोई भी यूज कर सकते हो, तो ये तो कंटिन्यूटी में जैसा लिखा हुआ है लेकिन इनका मीनिंग वही रहेगा। डी यहाँ पे यील्ड पॉइंट है, ये आपका अपर यील्ड पॉइंट होता है, ये लोअर यील्ड पॉइंट। अपर का मतलब है अपर वैल्यू आपकी स्ट्रेस की, जिसके बाद हमारा जो वायर है वो बिना सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इंक्रीज किए उसके अंदर स्ट्रेन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उस वैल्यू को हम कह रहे हैं आपका अपर यील्ड पॉइंट। और उसके जस्ट स्लाइटली बाद इस सी पॉइंट पर जो भी हमारी स्ट्रेस है या परमानेंट सेट की विद रिस्पेक्ट टू जो पॉइंट है, उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक लोअर स्ट्रेस की वैल्यू पर भी हमारी जो वायर होती है वो वायर हमारी कैसे फ्लो करने लग जाती है। मतलब है तो वायर हमारी सॉलिड वायर, लेकिन वो फ्लूइड की तरह से हमें फ्लो करती हुई दिखाई देती है, मतलब बिना किसी इंक्रीज के स्ट्रेस में उसमें एक्सटेंशन आपकी प्रोड्यूस होती जाती है। तो वो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती जाती है, इस वजह से इसको हम यील्ड पॉइंट बोलते हैं। अब यहां से लेके ई पॉइंट तक, डी से लेके ई पॉइंट तक, जिसको कि हम कह रहे थे कि ये क्या है, हमारी प्लास्टिक रीजन होती है, प्लास्टिक की तरह से बिहेव करता है हमारा वायर। मतलब कि जो भी स्ट्रेन उसके अंदर प्रोड्यूस हो गई वो स्ट्रेन हम बेशक बाहर से फोर्स नहीं भी लगा रहे हैं, हम कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, फिर भी वो स्ट्रेन उसके अंदर आपकी प्रोड्यूस होती जा रही है। उसी में बीच में हमारा ये पॉइंट आता है आपका वाई पॉइंट। इस वाई के बाद हमने कहा था कि इस वाई पॉइंट के बाद आपको कुछ नेक्स और वेस्ट, ये जो मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखाया था, ऐसे जिगजैग तरीके से वायर में एक्सटेंशन यहाँ पे आपकी प्रोड्यूस होती है। और साथ ही साथ इस रीजन में आपका जो डायमीटर होता है वो हमारा स्लाइटली क्या होता जाता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। और ई पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू हमने कहा था कि इसके जस्ट बाद ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है जो वायर हमारा सस्टेन कर सकता है। इसके बाद में ये एफ पॉइंट है, इसको हम ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं, जैसे यहाँ पे रैप्चर स्ट्रेंथ कहा हुआ है तो इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस भी कहते हैं, कि इसके बाद में वायर हमारी दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी। ठीक, आप रबड़ के साथ इस एक्सपेरिमेंट को करके भी देख सकते हैं। ठीक, तो लेट होमोजेनियस वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बी सब्जेक्टेड टू इंक्रीजिंग लोड। एक होमोजेनियस वायर है हमारे पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जो भी कर्व बनता है वो इस तरीके का हमारा कर्व है। इसमें सारे आपके डेफिनेशंस 1 बाय 1 लिखे हुए हैं कि ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है अप टू पॉइंट ए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इट मींस हुक्स लॉ इस लाइन के अलोंग हमारा फुलफिल हो रहा है। इसके बाद में बी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू जो भी स्ट्रेस की वैल्यू है वो
इसको हम टेंसाइल स्ट्रेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें इंक्रीमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वायर की लेंथ में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वायर के ऊपर हमने जो नॉर्मल स्ट्रेस लगाई है उसका नाम आपका टेंसाइल स्ट्रेस होगा, अगर हम एग्जैक्टली बात करें फिजिकल टर्म्स में। तो टेंसाइल स्ट्रेस बी के विद रिस्पेक्ट टू जो है उसको क्या कहा जाता है, इलास्टिक लिमिट कहा जाता है, एंड इट इज डिफाइंड एज maximum value of tensile stress up to which substance behaves as 100% elastic। वो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू जहां तक हमारा सब्सटेंस 100% इलास्टिक मटेरियल की तरह से बिहेव करता है और हुक्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ वायर अंडर टेस्ट। तो जो भी हमारी वायर होती है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, उस वायर के विद रिस्पेक्ट टू इस स्ट्रेस को इलास्टिक स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। अब इसके बाद as the elastic limit exceeds, इलास्टिक लिमिट के आगे जब हम मूव कर रहे हैं, the strain produced increases more rapidly than stress। जो strain produce होती है वो more rapidly आपकी जो भी strain produce होती है वो rapidly produce होती है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे ये जो कर्व है हमारा, जो पिछले जो हमारा था उसमें बी सी डी जो कर्व था, ये डी पॉइंट यहाँ पे नीचे था, देखिए इसमें उस डी पॉइंट को नहीं दिखाया हुआ है। तो बी सी डी जो था वो स्ट्रेट लाइन होने की बजाय किस तरीके था, कर्व शेप में हमें वहां पे वो ऑब्जर्व हो रहा था। तो वो कर्व शेप हमारी स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं आई क्योंकि स्ट्रेस इंक्रीज किए बिना ही हमने वहां पे स्ट्रेन की वैल्यू इंक्रीज की थी, और वो भी रैपिडली इंक्रीज हो रही थी, इसलिए वो सडन एकदम से आपको नीचे फॉल की तरह से दिखाई दे रहा है और आपका इंक्रीमेंट भी दिखाई दे रहा है स्ट्रेन के अंदर। नाउ इफ अ वायर इज लोडेड बाय हॉर्न द इलास्टिक लिमिट अप टू अ पॉइंट सी। अब उसके बाद में हम जब उसको सी पॉइंट तक उसको फिर से इंक्रीज करते हैं और सी पॉइंट के ऊपर जाके एक्सटेंड हमने इतना किया और उसके बाद लोड हमने रिमूव कर दिया, एंड देन लोड इज विड्रॉन, देयर इज अ पार्शियल रिकवरी ऑफ स्ट्रेन। कंप्लीट रिकवरी नहीं होती, पार्शियल रिकवरी होती है, एंड अ परमानेंट स्ट्रेन OP स्टिल परसिस्ट व्हेन द स्ट्रेस वेनिशेस। ठीक है, OP अमाउंट में जो स्ट्रेन है अब वो वायर के अंदर परमानेंटली परसिस्ट कर जाती है, रह जाती है उसके अंदर। दिस परमानेंट और रेजिडुअल स्ट्रेन इज कॉल्ड परमानेंट सेट एक्वायर्ड बाय द वायर। नाउ सी पॉइंट तक हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बाय हॉर्न इलास्टिक लिमिट, देन एट अ पॉइंट डी लार्ज स्ट्रेन विदाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्ट्रेस हमें ऑब्जर्व होती है, और इसी वजह से उस डी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट कहते हैं। ये जो आगे का पोर्शन जो हमें दिखाई दे रहा है ना, सी से लेके वाई तक जो हमें दिख रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि बिना किसी सिग्निफिकेंट इंक्रीज के, स्ट्रेस में बिना इंक्रीज किए हमें स्ट्रेन की वैल्यू वहां पे ऑब्जर्व होती है, ठीक है। और इस डी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट बोलते हैं। 2 पॉइंट्स मैंने पीछे मार्क किए थे, दैट्स वाई इसको मैंने बताया है कि दैट इज लोअर यील्ड पॉइंट, और बी के विद रिस्पेक्ट टू जो भी लिखा था वो आपका अपर यील्ड पॉइंट था। Now beyond the yield point, the metal wire though called seems to flow like an extremely viscous fluid and behaves as plastic। ये जो सिचुएशन अभी अभी हमने कही कि बिना किसी इंक्रीज के उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती चली जाती है, उसके लिए ये लिखा है कि यील्ड पॉइंट के बाद बेशक वो एक सॉलिड मटेरियल है, इट सीम्स टू फ्लो लाइक एन एक्सट्रीमली विस्कस फ्लूइड एंड बिहेव्स लाइक प्लास्टिक। ठीक है, अब डी से लेके वाई तक की जो रीजन है ये आपकी क्या कहलाती है, रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी कहलाती है। यहाँ पे बी के विद रिस्पेक्ट टू, आप यहाँ बी के विद रिस्पेक्ट टू अगर मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ कर दें, तो ये जो आपकी रेफरेंस लाइन है वाई एक्सिस, वाई से लेके बी तक का जो एरिया होगा वो क्या होगा आपका इलास्टिक, रीजन ऑफ इलास्टिसिटी होगा, और ये क्या कहलाएगा फिर, रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी कहला रहा है।
ठीक। नाउ एट वाई के बाद जो हमने चीज डिस्कस की थी कि एट वाई द कर्व अगेन बिगिंस टू बैंड अपवर्ड्स, ये स्लाइटली देखिए हमें अपवर्ड डायरेक्शन में बैंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और सम लोकल नेक्स एंड वेस्ट आर फॉर्म्ड, जो जिगजैग मैनर में इंक्रीमेंट होता है वो वहां पे हमें ऑब्जर्व होता है। एंड साथ ही साथ क्या होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर गोज ऑन थिनिंग, क्रॉस सेक्शन जो है, डायमीटर जो है वायर का, वो हमारा धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाता है, कहाँ तक, अप टू दिस एफ पॉइंट। और किस तरह से वो डिक्रीज हो रहा है, एफ पॉइंट तक आपका हमने बेसिकली मेंशन क्यों किया है, एफ के जस्ट बाद वो ब्रेक हो जाती है, लेकिन एफ पॉइंट तक वायर का जो वॉल्यूम था, बेशक उसके अंदर कितना भी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था, वॉल्यूम उसका अभी तक कांस्टेंट था। लेंथ बढ़ रही थी, डायमीटर डिक्रीज हो रहा था, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट था। लेकिन एफ के जस्ट बाद, जिसको कि हम फ्रैक्चर पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं, वो आपकी अल्टीमेट वैल्यू है। उसके बाद में अल्टीमेट वैल्यू है स्ट्रेस की एफ के विद रिस्पेक्ट टू जो भी स्ट्रेस है, उसके बाद वायर हमारी दो पीसेस में ब्रेक हो जाती है। नाउ द मैक्सिमम स्ट्रेस इन प्लास्टिसिटी रीजन दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ई, इस डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कौन सी है हमारी, ई के विद रिस्पेक्ट टू है, तो ई के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे स्ट्रेस की कोई भी वैल्यू जो भी आपको दिखाई दे रही है, दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी सस्टेन्ड बाय दिस वायर। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इन प्लास्टिसिटी रीजन corresponding to point E up to which wire can be subjected is called ultimate strength, या फिर उसे टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, और या फिर उसको ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। तो आपको जो भी बीच में ये पॉइंट्स आए हैं कि इलास्टिक रीजन का क्या मतलब है, परमानेंट सेट का क्या मतलब है, प्लास्टिक रीजन का क्या मतलब है, और डायमीटर में किस तरीके का चेंज आता है, यील्ड पॉइंट के बाद फ्लूइड की तरह से बिहेव करने लगती है हमारी वायर, और मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस का क्या मतलब है, ये सारी चीजें यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। नाउ इसके बाद में अब हम ये चीज देखेंगे कि ये आपका उसी चीज के ही आपके कुछ डायग्राम्स हैं जो मैं भी आपको बता रही थी कि बी के विद रिस्पेक्ट टू आप देखोगे, ए जो आपका प्रोपोर्शनल लिमिट था, इसके अंदर हुक्स लॉ आपका बहुत अच्छी तरह से फुलफिल होता है, और बी पे ये तो डायरेक्टली बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसको प्रोपोर्शनल लिमिट भी बोलते हैं। बी जो कि आपका इलास्टिक लिमिट है या यील्ड पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट सॉरी अपर यील्ड पॉइंट जो है, यहाँ तक आपका जो मटेरियल है जब हम स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है। दैट्स वाई प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट को डिफरेंट डिफरेंट दिखाया है, लेकिन इस पूरी रीजन में हुक्स लॉ आपका फुलफिल करता है, इसलिए इसको इलास्टिक रीजन कह रहे हैं। और इसके बाद की जो रीजन है हमारी ब्रेकिंग स्ट्रेस तक, उसको हम प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। ठीक है भाई, ये एक फिजिकल एग्जाम्पल की तरह से ही आपका कि जो भी आपका सॉलिड मटेरियल होता है वो इस तरह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। हम ये बोलते हैं कि एक कांस्टेंट पोजीशन के ऊपर आपके प्रेजेंट होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जब आप उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो, जैसे आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि आउटवर्ड डायरेक्शन में आपने क्या लगाया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, जैसे आप किसी रबड़ के साथ करते हो, दोनों एंड से उसको स्ट्रेच करते हो, तो यहाँ पे दोनों एंड से उसको क्या किया हुआ है, स्ट्रेच किया हुआ है। तो ये आपकी विद इन इलास्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, आप इसको जितना स्ट्रेच करोगे ये वापस से अपनी शेप क्या कर लेगा, रिगेन कर लेगा, वापस इसी पोजीशन में आ जाएंगे इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स। लेकिन यील्ड पॉइंट के बाद, ये जो यहाँ पे यील्ड पॉइंट है, इसके बाद में आप किसी भी पॉइंट पे अगर देखोगे तो इसके अंदर जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या हो चुके होंगे, डिस्प्लेस हो चुके होंगे अपनी पोजीशन से, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगी हमारे इलास्टिक सब ऑब्जेक्ट के अंदर। और ये देखो इनकी पोजीशन क्या हो गई, एक दूसरे से डिस्प्लेस हो गई है। अर्लियर ये इस तरीके की शेप का था और अब इसकी शेप क्या हो गई है आपकी, चेंज हो गई है, रैप्चर हो गई है एक तरह से। और उसके बाद इस पॉइंट पे आके तो ये दो पार्ट्स में क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक ही हो जाएगा। नाउ जो अभी आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा, इस तरीके का जो कर्व होता है वो कर्व क्या होता है, जो भी मटेरियल्स इस तरीके का कर्व फॉलो करते हैं उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल्स बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स कहते हैं। नाउ डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं, आपके परमानेंटली डिस्टॉर्ट हो जाते हैं ब्रेक होने से पहले।
क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि जैसे जैसे हम उसको स्ट्रेच कर रहे थे, उसके ऊपर फोर्स लगाते जा रहे थे, उसकी जो शेप थी वो क्या हो रही थी, चेंज होती जा रही थी, उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता जा रहा था, तो परमानेंटली डिस्टॉर्ट हो जाता है वो टूटने से पहले। ठीक है, मेटल्स जो है हमारे, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं वो इसी तरीके का कर्व आपका फॉलो करते हैं, और वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, डक्टाइल्स की कैटेगरी में ही आते हैं आपके मेटल्स। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो भी डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं जो कि स्ट्रेस की वैल्यू को सस्टेन कर सकते हैं, मतलब कि किसी एक परमानेंट वैल्यू तक उसको उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से ही हम इसको कैसे यूज करते हैं, फाइन वायर्स बनाने के लिए हम मेटल्स को यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जो वायर्स होती हैं वो नॉर्मली किससे बनी हुई होती हैं, आपकी मेटल्स से ही बनी हुई होती हैं, कॉपर से बनी हुई होती हैं। सिल्वर तो हम यूज नहीं करते हैं, तो नॉर्मली हमारी कॉपर से बनी हुई होती है, तो कॉपर भी क्या है, आपका एक मेटल ही है, और क्योंकि वो डक्टाइल है उसी वजह से हम फाइन वायर्स बनाने के लिए मेटल्स को यूज करते हैं। फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी कि डक्टाइल मटेरियल्स के लिए जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है वो यील्ड पॉइंट से बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर आती है। ठीक है, जब हम कर्व बनाते हैं उस कर्व में इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन होता है वो बहुत लार्ज सेपरेशन होता है। ब्रेकिंग पॉइंट इज फार एक्सीड्स फ्रॉम यील्ड पॉइंट। ठीक, उसके अलावा कुछ दूसरे मटेरियल्स भी होते हैं, तो मतलब हमने सॉलिड मटेरियल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक तो डक्टाइल्स और दूसरे ब्रिटल्स। जो इलास्टिक होते हैं वो डक्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, जो जैसे ही फोर्स उस पर लगाओ वो टूट जाते हैं, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, आपके ब्रिटल्स की कैटेगरी में आते हैं। ब्रिटल्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर ये ब्रेकिंग पॉइंट और यील्ड पॉइंट ये बहुत दूर ना होके बिल्कुल जस्ट पास पास जिन मटेरियल्स के लिए होते हैं, वो मटेरियल्स कौन से होते हैं, हमारे ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं। हियर सम एग्जांपल्स इस यहाँ पे लिखे हुए हैं, कास्ट आयरन है, ग्लास है, हार्डन्ड स्टील है। इन सभी मटेरियल्स के लिए यील्ड पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट आर वेरी क्लोज टुगेदर, एंड दीज मटेरियल्स और कम्स अंडर ब्रिटल्स कैटेगरी। तो दो तरीके के आपने मेटल्स पढ़े, डक्टाइल्स और ब्रिटल्स। उसको आप किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेसिस पे। तो ये जो हमने यहाँ पे लाइन कही कि ब्रेकिंग पॉइंट और यील्ड पॉइंट के बीच में सेपरेशन ज्यादा होता है और यहाँ पे बहुत कम होता है, को एग्जिस्ट करते हैं वो साथ साथ, इसी के बेसिस पे आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब इसके बाद में ये जो भी हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा, इसके साथ हमने देखा कि जो हमारे सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी फुलफिल करते हैं, वो कुछ पिकुलियर ट्रेट्स हैं आपके, कुछ पर्टिकुलर ट्रेट्स हैं, कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करते हैं, एग्जिबिट करते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो वो तीन हम इसके ट्रेट्स हैं वो हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, सिर्फ उसको समझना था आपने, ये चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक फटीग क्या होता है, और इलास्टिक हिस्टेरेसिस क्या होता है। ठीक है, तो इवन विद इन इलास्टिक लिमिट very few solids regain their original condition immediately after the deforming forces are removed। ठीक, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि इलास्टिक लिमिट के अंदर जब हम सॉलिड्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी शेप क्या कर लेते हैं, रिगेन कर लेते हैं, अपनी ओरिजिनल कंडीशंस गेन कर लेते हैं। तो इवन विद इन इलास्टिक लिमिट, हम इलास्टिक लिमिट के अंदर ही अगर फोर्स लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स तो हमने रिमूव कर दिया, लेकिन उसके बाद जब वो अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन करता है, वो जस्ट एकदम से नहीं रिगेन कर लेता, कुछ टाइम लगता है उसको उस शेप को रिगेन करने में। ठीक है, इमीडिएटली नहीं रिगेन करता, इट टेक्स सम टाइम। Now, most of the solids take quite some time to do so, during which they creep back to their original conditions। ये बात मैंने अभी आपको बता दी कि थोड़ा सा उसमें समय लगता है अपनी पोजीशन उसको रिगेन करने में। अब ये जो समय लग रहा है, this delay in recovering back the original conditions on the succession of deforming force
जब हम उसको रोक देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को, उसके बाद उसको ये जो डिले हो रहा है, दिस डिले या फिर ये जो प्रॉपर्टी है, इसको ही क्या कहते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना। दिस इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन केस ऑफ आपके जो भी वेरियस इलास्टिक मटेरियल्स हैं, उनमें से कुछ ऐसे इलास्टिक मटेरियल्स हैं जिनके केस में बहुत ही कम होता है ये इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी इलास्टिक मटेरियल्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा होता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो क्वार्ट्स है, फॉस्फर ब्रॉन्ज है, सिल्वर है या गोल्ड है, ये कुछ ऐसे आपके मेटल्स हैं या फिर इलास्टिक मटेरियल्स हैं जिनमें इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्लास को रीड करें, ग्लास भी इलास्टिक प्रॉपर्टीज शो करता है, लेकिन उसके केस में इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वेरी मच प्रोनाउंस्ड का मतलब है काफी ज्यादा होता है, ठीक, जो कि इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो इलास्टिक मटेरियल्स अपनी शेप रिगेन करने में कुछ टाइम लगाते हैं, और वो जो टाइम है फोर्स रिमूव करने के बाद, और उसी चीज को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। के बाद नेक्स्ट जो हमारी टर्म है दैट इज इलास्टिक फैटीग। फैटीग का नॉर्मल मतलब हमें पता है, थकना, एक तरह से हम कह सकते हैं, थकने को बोलते हैं फैटीग। ठीक है, तो लॉर्ड कैल्विन एक साइंटिस्ट है हमारे, लॉर्ड कैल्विन, ही वाज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट while he was investigating the torsional vibrations of wires के केस में torsional vibrations ऑब्जर्व करने का एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे। तो उस दौरान उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, that the vibrations died away much faster in case of wire kept vibrating continuously for some time than in case of a fresh wire। इस चीज का क्या मतलब है कि जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, तो जब उन्होंने एक तो फ्रेश वायर ली थी, ठीक है, फ्रेश वायर के साथ जो वो वाइब्रेशंस देख रहे थे, वो वाइब्रेशंस बहुत देर में खत्म हो रहे थे, और साथ ही साथ उसी वायर पे जब वो बार बार एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए उन्होंने 50 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया उसी वायर के साथ, तो वो 50 टाइम्स करने के बाद उन्होंने देखा कि जो वाइब्रेशंस है वो बहुत जल्दी खत्म हो जा रहे हैं। पहले वाइब्रेशन सस्टेन कर रहे थे काफी लंबे समय तक, क्योंकि वो वाइब्रेशंस को ही ऑब्जर्व कर रहे थे, और वो वाइब्रेशंस की जो भी प्रॉपर्टीज रीड कर रहे थे, उसके लिए वाइब्रेशंस का होना जरूरी था। तो जैसे जैसे वायर आपकी बार बार यूज होती गई, तो वो बार बार यूज होने की वजह से वाइब्रेशंस लंबे समय तक रहने की बजाय बहुत जल्दी आपके वाइब्रेशंस फिनिश हो रहे थे। ठीक है, डाइड अवे का मतलब बहुत जल्दी ही वो वाइब्रेशंस हमारे रुक जा रहे थे। ठीक, और सेम फिनोमिना हैपन्स टू एनी इलास्टिक बॉडी। अब ये जो वायर भी क्या है, एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट ही है हमारा, तो वो सारा इस तरीके का फिनोमिना हम सभी इलास्टिक बॉडीज के अंदर ऑब्जर्व करते हैं व्हेन सब्जेक्टेड टू अल्टरनेटिंग स्ट्रेन्स रैपिडली। लेकिन किस सिचुएशन में, जब हम अल्टरनेटिंग स्ट्रेन्स, इंक्रीज करना डिक्रीज करना, फिर से इंक्रीज करना फिर डिक्रीज करना, इसको हम कह रहे हैं अल्टरनेटिंग स्ट्रेन्स। ठीक, फोर्स की वैल्यू उस पर लगाओ फिर रिमूव कर दो, फिर लगाओ फिर रिमूव कर दो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और इस चीज का मतलब क्या है कि भाई जो भी इलास्टिक बॉडी अंडर कंसिडरेशन है, उस इलास्टिक बॉडी की जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। एंड दिस लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज बाय अ सॉलिड व्हेन सब्जेक्टेड टू अल्टरनेट स्ट्रेन्स इज कॉल्ड इलास्टिक फैटीग। ठीक है, एक तरह से वो इलास्टिक मटेरियल आपका थक जाता है बार बार, जब आप उसके ऊपर स्ट्रेन लगाते हो तो वो अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर पाता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी उसकी खत्म हो जाती है। और ये जो खत्म होना है इलास्टिक प्रॉपर्टी का, यही क्या कहलाता है, इलास्टिक फैटीग कहलाता है। नाउ हमारी जो लास्ट टर्म है दैट इज इलास्टिक हिस्टेरेसिस। इलास्टिक बॉडीज के अंदर स्ट्रेन की जो वैल्यू है, स्ट्रेन लैग्स बिहाइंड द स्ट्रेस टू विच इट इज सब्जेक्टेड। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है जो हमने ऑब्जर्व की इलास्टिक बॉडीज के केस में, स्ट्रेन लैग्स बिहाइंड द स्ट्रेस। ये किस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, ये हमारी एक सिचुएशन, यहाँ पे देखिए एक डायग्राम हमने बनाया है,
इसमें लैग भी दिखाया है कि कितना लैग है। अब हमने क्या किया, हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या करते जाते हैं, लोड की वैल्यू को हम इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। अब ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू थी इसके विद रिस्पेक्ट टू जहां तक हमने स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज की, उसके बाद मैं क्या कर रही थी कि स्ट्रेस की वैल्यू को मैंने डिक्रीज किया, ठीक। तो इंक्रीज करते हुए और डिक्रीज करते हुए स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू इलास्टिक लिमिट के अंदर क्या आनी चाहिए थी, जिस समय मैंने जितना स्ट्रेस लगाया उसके अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई थी, जब मैं डिक्रीज कर रही थी उस स्ट्रेस की वैल्यू पे उतनी ही स्ट्रेन की वैल्यू आनी चाहिए थी, ठीक है। ये हम जनरल बता रहे हैं। लेकिन ऑब्जर्व हमने क्या किया कि जब लोड इंक्रीज कर रहे थे उस वक्त मान लीजिए मैंने 0 से लेके इस ब्लू डॉट जो है, इस ब्लू डॉट की जो कि अब आपको रेड दिखाई दे रही है, इस रेड डॉट तक मैंने स्ट्रेस अप्लाई की, ठीक। तो जब मैं इंक्रीज कर रही थी उस समय जो स्ट्रेन की वैल्यू थी वो थी OX, ठीक है। अब पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया, मैं डिक्रीज कर रही थी, डिक्रीज करते हुए यहाँ पे मैं पहुंच गई वापस डिक्रीज करते हुए। तो डिक्रीज करते हुए जब मैं यहाँ आई तो मैं देखना चाहती थी कि स्ट्रेन कितना है, तो वो स्ट्रेन OX आने की बजाय क्या आ रहा था, उसमें OY आ रहा था। इसका मतलब अभी उसके अंदर इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेन प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रेन क्या रह गई, जब डिक्रीज कर रहे थे तो इसको कहाँ जाना चाहिए था, इस पॉइंट पे आ जाना चाहिए था, जो कि X के विद रिस्पेक्ट टू था, लेकिन ये पीछे रह गई है स्ट्रेस की वैल्यू से। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन लैग्स बिहाइंड स्ट्रेस, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग अ रैपिड चेंजिंग स्ट्रेस द स्ट्रेन इज ग्रेटर for the same value of stress when it is decreasing then when it is increasing। जो बात अभी मैंने समझाई उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम डिक्रीज कर रहे हैं उस समय स्ट्रेन की वैल्यू कुछ ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, while we were increasing its value। दिस फिनोमिना इज वेल शोन हियर। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसमें डायग्राम में, और ये जो गैप है या डिफरेंस है या लैग है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, इसी को ही क्या कहते हैं, इलास्टिक हिस्टैरिसीस कहते हैं। तो ये तीनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, तीनों पॉइंट्स, इनको आपने ध्यान से समझना है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक फटीग और इलास्टिक हिस्टैरिसीस। तो इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, आपके जो आपने इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़े थे उनके बीच में रिलेशंस हम निकालेंगे। तो रिलेशंस निकालने से पहले हमारे 2 टॉपिक हैं छोटे छोटे, पहले वो करेंगे उसके बाद में हम रिलेशंस निकालेंगे।